अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़, फिज़िक्स टीचर। आज हम देखेंगे एंटी टेस्ट लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 12 में आज हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और इसका सेकंड नेम स्केलर प्रोडक्ट होता है। एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने इसकी डेफिनेशन देखी हुई है, पढ़ी हुई है। डेफिनेशन इसकी यूँ होती है, डिफ़ाइन हम यूँ कहते हैं कि अगर टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर स्केलर आ जाए, मैग्नीट्यूड आ जाए, तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसीलिए इसका नाम भी स्केलर प्रोडक्ट है। इसको चूँकि हम रिप्रेजेंट डॉट प्रोडक्ट से करते हैं, जब इसको लिखते हैं तो ये होता है ए डॉट बी। फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसमें चूँकि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर इसलिए कहते हैं क्योंकि आंसर स्केलर आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन होगी। टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर स्केलर आए, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंट देख लेते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सिग्निफिकेंस में देखेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिकली देखेंगे ये क्या मीनिंग रखता है डॉट प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे मैं वेक्टर ड्रा करूँ, लेट वी हैव टू वेक्टर्स, फर्स्ट ए वेक्टर एंड सेकंड इज बी वेक्टर, एंड देयर इज एंगल थीटा एट देयर टेल्स। इन दोनों वेक्टर्स की टेल से वेक्टर बन रहा है, एंगल बन रहा है, थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसके कंपोनेंट ड्रा करता हूँ, तो बी के टू कंपोनेंट ड्रा करते हैं। ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया और ये सेकंड कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट को हम लिखते हैं ए वाई से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लिखते हैं ए एक्स से। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए एक्स ए वाई कंपोनेंट किसके इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है लास्ट टाइम भी एंटी टेस्ट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में पढ़ा था। ए एक्स इक्वल होता है ए कोस थीटा के एंड ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, ये इनकी मैग्नीट्यूड है। और मैंने वेक्टर फॉर्म भी बताई थी इसकी। अगर कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यूँ लिख लेंगे इसको ए एक्स आई हैट। आई हैट चूँकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यहाँ इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ए एक्स की अगर ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा आई हैट। अगर वर्टिकल को लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में वर्टिकल को लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में ए साइन थीटा है, तो इसको हम लिख देंगे ए वाई और जे हेड लगा देंगे। जे हेड वाई के लॉन्ग होती है और वाई ए वाई की वैल्यू ये दी हुई है, इधर यूँ भी लिख सकते हैं ए साइन थीटा इंटू जे हेड। ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, स्केलर फॉर्म भी देख लीजिए, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, जहाँ पे मैंने बताया था थीटा इज एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड इन ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब देखें ये कंपोनेंट्स हमने ड्रा कर लिए। इन कंपोनेंट्स को अगर मैं यूँ ड्रा कर लूँ, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ये वेक्टर्स हैं और इधर मैं लिख देता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है और बी का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी, वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। ठीक है, ये इसकी एक्चुअली कंसेप्ट है, फिजिकल मीनिंग है। डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट है ए के लॉन्ग। तो लिखते हैं ज़रा, तो देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को हम ए से लिखेंगे। ठीक है, और कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो देखें ए के लॉन्ग बी का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, तो आप देखें ये वाला वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ए एक्स आ रहा है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ सॉरी, ये बी एक्स आ रहा है। क्यों, चूँकि हमने बी के कंपोनेंट ड्रा किए ना, तो इसको फिर करेक्ट कर लेते हैं। बी का वर्टिकल कंपोनेंट बी वाई है और बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स है। तो देखिए ये जो बी एक्स कंपोनेंट है ये ए के लॉन्ग आ रहा है, ये वाला वेक्टर ए है ब्लैक कलर में, और ये जो रेड कलर में है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एक्स है। तो बी एक्स ए के लॉन्ग है, तो इसको लिख लेंगे बी एक्स। ठीक हो गया, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए आ गया, बी एक्स जिसका ना, और बी एक्स हमें पता है, इसको हम यू लिख सकते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू बी
कॉस थीटा के। ये b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा a इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यूँ फॉर्मूला हो गया, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ये वही है जो ऊपर हमने लिखा हुआ है ए बी कॉस थीटा। तो इधर भी क्या आ रहा है ए बी कॉस थीटा। तो जब इसको पढ़ेंगे कंसेप्ट इसका देखेंगे तो क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड दी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग द वेक्टर ए। तो ये इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक है, ये हमने इसका मीनिंग भी देख लिया, फॉर्मूला भी देख लिया, फिजिकल इंटरप्रिटेशन कर ली। अब इसकी चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ इसकी हम इधर देखेंगे 5 FSC की बुक में दी हुई हैं, और इसके अलावा भी कुछ मैं आपको बताऊंगा एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बुक में नहीं है लेकिन पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं एंटी टेस्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट इधर देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो कम्यूटेटिव हम जो प्रॉपर्टी का नाम देते हैं उसको हम कहते हैं ए डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन में भी पड़ी थी, ये डॉट प्रोडक्ट में भी है। ऑर्डर चेंज करें डॉट प्रोडक्ट लेकर। ठीक है, ए डॉट बी है तो इधर क्या है बी डॉट ए है, तो दोनों का आंसर इक्वल होगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि वेक्टर एडिशन में भी ये होल्ड करती है। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकंड है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स की हम बात करें तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिखना हूँ ए डॉट बी, और यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये आ जाएगा ए बी कॉस 90 डिग्री। अब ये इधर लिखते हैं ए वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। जब परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर्स तो उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। यानी ये 2 वेक्टर्स हैं, ये लेट कर लें ए है सेकंड बी है, तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री आ रहा है। तो ये 90 इधर हमने ये लगाया। cos 90 हम जानते हैं 0 होता है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पुट कर दें तो ये 0 इंटू ए बी, तो ये 0 आ जाएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। यानी ये हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। वो गलती से मैंने पहले कह दिया था, इज एक डॉट प्रोडक्ट इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड होगी भी तो कौन सी होगी, 0 होगी। तो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। आई जे के जो परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे आई जे के परपेंडिकुलर होता है, फिर जे के परपेंडिकुलर होता है, फिर के आई के परपेंडिकुलर होता है। ये तीनों परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर का आंसर क्या आता है अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। तो इधर भी ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं पैरेलल की तरफ। 2 वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, पर पैरेलल वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लें तो फिर आंसर इनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स। अब देखिए इसमें पैरेलल में हम आपको लास्ट टाइम भी बताया था, पैरेलल का मीनिंग एक्चुअली होता है जो एक लाइन के अक्रॉस हों। पैरेलल में लाइक पैरेलल भी आता है और अनलाइक पैरेलल भी आता है। जो लाइक पैरेलल होते हैं उनमें वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है, जो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, लाइन के एक ही लाइन के अक्रॉस हो सकते हैं। अब देखें इधर हम पहले बात कर लेते हैं लाइक पैरेलल की। ठीक है, लाइक पैरेलल को एफएससी की बुक में पैरेलल वेक्टर ही कहा हुआ है। और दूसरे वेक्टर की हम बात करेंगे अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। अब अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया भी। तो इधर देखें ज़रा, ये हम यूँ कह लेते हैं कि ए डॉट बी दोनों पर पैरेलल हैं। ठीक है, तो पैरेलल के केस में एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री लगाते हैं। यानी ए, ये फर्स्ट वेक्टर ए है, ये सेकंड वेक्टर बी है, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल 0 डिग्री के इक्वल होगा।
0 डिग्री हमने पुट किया तो cos 0 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। अब अनलाइक की बात करते हैं, तो अनलाइक में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। ये लेट कर लें ए है और ये सेकंड वेक्टर बी है, तो एंगल 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री -1 के इक्वल होता है, तो ए बी माइनस ए बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड आंसर आ गया। अगर लाइक पैरेलल होंगे तो आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हाँ, अगर आंसर अनलाइक पैरेलल हो तो अनलाइक पैरेलल के केस में आंसर नेगेटिव मैग्नीट्यूड आएगी। तो इधर से फिर रिजल्ट निकला कि मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है तब जब वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए। हमने लास्ट टाइम शुरू में या आगे भी हम चल के देखेंगे कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकती। ये लास्ट टाइम पढ़ा था, जैसे ये मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों, अगर आप नेगेटिव लगा भी दें, ये मैं नेगेटिव लगा लेता हूँ, फर्स्ट के साथ भी नेगेटिव लगा दिया, सेकंड के साथ भी नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव क्या होगा, स्केयर आ रहा है तो स्केयर क्या कर देगा, नेगेटिव का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगेन क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र होल अंडर रूट। तो अगेन आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती वेक्टर की। लेकिन अगर वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो कौन से हैं, अनलाइक वेक्टर्स हैं, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उनकी मैग्नीट्यूड 0 हो सकती है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर डॉट प्रोडक्ट लिया हुआ है अनलाइक केस में, तो फिर मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकती है। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेक्टर है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, मतलब अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो उनकी मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने अनलाइक और लाइक पैरेलल में देख लिया। अब इसमें हम बात कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की। जैसे लाइक पैरेलल की बात करते हैं हम, तो लाइक पैरेलल में वेक्टर में जो पैरेलल वेक्टर होंगे ना, तो आई आई के ही पैरेलल आएगा, एंड जे जे के पैरेलल आएगा, के के पैरेलल आएगा, और पैरेलल के केस में क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। ए मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ रही है, इधर वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड आ रही है, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, तो आंसर 1 आ जाता है। ठीक है, एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है बताना। ठीक है, डिटेल में एफएससी में पढ़ा हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो आई की भी मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई की भी मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। इसी तरह ये सब पैरेलल है, तो इनका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पैरेलल वेक्टर्स की बात कर ली। अब चलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे वेक्टर ए है, इसका वेक्टर ए से ही लेंगे, तो फॉर्मूला अगर ओपन करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड दोनों ए है, तो ए मैग्नीट्यूड आ जाएगी कॉस, और दोनों सेम है तो एंगल 0 आएगा। सेम वेक्टर सेम डायरेक्शन होगी तो एंगल इनके दरमियान 0 डिग्री हो जाएगा। और हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होता है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। ए इंटू ए स्केयर हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा ए स्केयर। यानी हम इधर ये कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नहीं, हम यूँ कहेंगे सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगर मैं इधर बी लिख दूँ, बी डॉट बी इक्वल टू, तो बी स्केयर आ जाएगा, सी डॉट सी इक्वल टू सी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, जैसे ये देख लें, ये भी इस केस में आ सकता है, आई डॉट आई। अगर मैं यूँ लिखूँ तो ये भी तो सेल्फ ही बन गया ना, ऊपर पैरेलल वाले केस में ये सेल्फ ही बन गया। लाइक पैरेलल जो बता रहा हूँ वो भी सेल्फ ही बन जाता है। आई डॉट आई मैग्नीट्यूड 1, फिर आई मैग्नीट्यूड 1 cos 0 डिग्री 1, सबको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये 1 इंटू 1 cos 0 डिग्री 1 इंटू 1 आ जाएगा। तो ये जो लाइक पैरेलल मैंने बात की ना, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में जो मैंने बात की है लाइक पैरेलल की, तो वो भी सेल्फ ही बनता है। ठीक है, अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर आंसर क्या होगा, ये देखना चाहते हैं। तो देखें, अगर मैं यूँ लेट कर लूँ,
वेक्टर ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और दोनों के ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। तो चले मैं लिखता हूँ वेक्टर ए के कंपोनेंट्स, ए एक्स आई हैट, ए वाई जे हैट, ए जी के हैट। ठीक है, ये वेक्टर ए के कंपोनेंट लिखे, डॉट प्रोडक्ट। अब इधर लिख लेते हैं बी के कंपोनेंट, बी एक्स आई हैट, बी वाई जे हैट, बी जी के हैट। ये दूसरे वेक्टर के लिख लिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर यूँ आएगा ए एक्स बी एक्स, यानी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, आई डॉट आई 1 होता है, फिर सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, ए वाई इंटू बी वाई आ जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड को मल्टीप्लाई करें थर्ड से, ये ए जी बी जी से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ए जी इंटू बी जी के डॉट के 1। तो आप इसको यूँ याद रख लें शॉर्टकट कि अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ए वाई से ए जी बी जी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो अब चलते हैं, ये हमारी बुक में जो दी हुई हैं। अब अदर देन बुक जो एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। अच्छा, तो इसमें हम देखते हैं अगर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल कहते हैं जो एंगल 90 से लेस हो। अगर 90 से लेस हो तो उस एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक, एक्यूट एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं जो 90 से ग्रेटर हो, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल के केस में डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। ठीक है, ये हमने देख लिया ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल। और परपेंडिकुलर पे भी हमने देखा, इसको अगर मैं शॉर्टकट लिखूं, परपेंडिकुलर हम कहते हैं 90 डिग्री को, और परपेंडिकुलर वेक्टर 90 डिग्री था, 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट 0 आता है क्योंकि कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं पैरेलल की बात कर लेते हैं। तो पैरेलल में लाइक पैरेलल भी आता है, अनलाइक भी आता है। तो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स वेरीज फ्रॉम ए बी टू माइनस ए बी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी पैरेलल वेक्टर्स की। लाइक पैरेलल का आंसर आया था ए बी, अनलाइक का आंसर आया था माइनस ए बी। तो अनलाइक और लाइक दोनों पैरेलल की टाइप्स हैं, तो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स वेरीज फ्रॉम ए बी टू माइनस ए बी। ठीक हो गया, ये हमने बात कर ली पैरेलल के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर की अगर बात करें, जिसको हम लाइक पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं या पैरेलल अनलाइक भी हो जाए, हमेशा जब भी वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो इसमें इनके कंपोनेंट्स की रेशो हमेशा इक्वल होगी। ए एक्स बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई बी वाई ए जी एंड बी जी। ठीक है, ये कंपोनेंट है। अगर टू वेक्टर पैरेलल हैं, आप देखना चाहते हैं तो उनके कंपोनेंट की रेशो ले लें, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट की रेशो ले लें, तो वो इक्वल होगी, तो इट मीन्स वो पैरेलल होंगे। ये कंडीशन है, हम यूँ कह सकते हैं कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर की ये कंडीशन है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में। अगर आपने बताना हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म में कि इसका क्या आंसर होगा, तो ये हम कहेंगे रिस्पेक्टिव कंपोनेंट की रेशो इक्वल होगी, जैसे कि इधर मैंने वाइट बोर्ड पे मेंशन भी किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
एसोसिएट पहले बात कर लेते हैं। एसोसिएट प्रॉपर्टी होल्ड करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके यूँ कहते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको ना हम फर्स्ट बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसमें। हमने एडिशन में पढ़ा था, तो एडिशन में भी डिस्ट्रीब्यूटिव होल्ड करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होती है? फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख लेता हूँ ये n कोई नंबर है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस b, ठीक है। इधर यूँ लिख लेते हैं ये कोई वेक्टर है, k वेक्टर है, और ये डॉट प्रोडक्ट है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? k डॉट ए आ जाएगा प्लस k डॉट b आ जाएगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। ये हमने इसकी प्रॉपर्टी देख ली डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन का रोल देखते हैं। हम वेक्टर्स जब भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं यूँ लिख लूँ a डॉट माइनस बी, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस a डॉट b। ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पे नेगेटिव b के साथ है, यहाँ पे नेगेटिव a के साथ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। हम यूँ लिख सकते हैं a प्लस बी वेक्टर्स, अगर इसका स्केयर हो तो हम इस स्केयर के फॉर्मूले को डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आएगा ए स्केयर बी स्केयर प्लस 2a डॉट बी, ठीक है ना। ए बी कोस थीटा होता है, मैथ वाले स्टूडेंट्स जानते हैं। ए डॉट बी होता है तो ए बी होता है, तो ए बी को लिखेंगे ए डॉट बी कोस थीटा। कोस 90 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो ये मैक्सिमम वेरिएशन आ सकती है, 0 से 1 आ सकती है। अगर इसको यूँ लिखा हो a माइनस बी होल स्केयर, इसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2a डॉट बी लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं, इस डॉट का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, इसमें कोस थीटा भी आएगा, ए बी कोस थीटा। और माइनस के लिए इधर माइनस आ रहा है, ये प्लस का तो इधर प्लस आ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूले MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ये हमने पढ़े भी हुए हैं, मैथ में भी ये फार्मूला ही हमने पढ़े हुए हैं, तो इधर भी हमने डिस्कस कर लिए। अब इसमें देखना है कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसमें हम अलजबरा देख रहे हैं, ये ऑर्डिनरी अलजबरा यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकते हैं। ऑर्डिनरी अलजबरा मैथमेटिशियन जो है, मैथ जो होती है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो इसको मैंने लिख दिया ऑर्डिनरी अलजबरा इज एप्लीकेबल, इज होल्ड। ऑर्डिनरी अलजबरा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करता है। जैसे आम मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं वैसे हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उधर हम यूज़ नहीं कर सकते वेक्टर एडिशन में। वेक्टर एडिशन में ऐड करने के लिए हैड टू टे रूल, स्पेशल रूल यूज़ किया जा रहा होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर वेक्टर्स का कंपोनेंट लिखना हो, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ए अलोंग बी, वेक्टर्स का एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग लिखना है, तो फिर क्या करना है हमने? तो इधर मैं लिख लेता हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ए कोस थीटा, और ये फॉर्मूला आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी। अब ये कैसे आया? ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, आपने ए डॉट बी पढ़ा हुआ है। ए डॉट बी फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा के, और इसको यूँ लिख सकते हैं ए कोस थीटा, ठीक है, और इंटू बी लिख सकते हैं।
और इधर क्या फॉर्मूला बन गया, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। अब बी को इधर डिवाइड कर दें, ठीक है, ये जो बी आ रहा है इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा ए cos थीटा। ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। ये जो इधर ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये आपको ड्राइव भी कर दिया कैसे ये फॉर्मूला आता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये प्रूफ भी कर दिया, ये जो इधर लिखा ना ये इसका मैंने प्रूफ किया कैसे आया, ठीक है। ये स्केलर कंपोनेंट है, इधर मैं साथ लिख लेता हूँ, स्केलर, स्केलर मीन मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है। ये स्केलर कंपोनेंट मेंशन कर दिया। अब वेक्टर कंपोनेंट लिखना है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ वेक्टर, बाकी ये वैसे ही रहेगी, वेक्टर कंपोनेंट ओ वेक्टर ए अलोंग बी इज इक्वल टू, ठीक है, ये सारा वैसे ही आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी, ये वैसे ही मैंने लिख दिया। अब इसको वेक्टर फॉर्म बनानी है तो इधर बी हैट लगा दिया, बी हैट जब लगा देंगे तो ये कंपोनेंट फॉर्म में आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी। ऊपर बी हैट नहीं है तो वो मैग्नीट्यूड है, नीचे बी हैट आ रहा है इधर लगाया हुआ है, तो ये वेक्टर फॉर्म बन गई। क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, तो बी की डायरेक्शन में, तो बी की डायरेक्शन में बी हैट लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल वेक्टर, ये सेम ऐसे ही रहेगा, वेक्टर कंपोनेंट और वेक्टर ए परपेंडिकुलर, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं हम। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट में हम यूँ कहेंगे वेक्टर, इसको मैं लिख के लेता हूँ बेहतर है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे हम अलोंग की बात नहीं कर रहे, परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू बी। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको लिखेंगे ए माइनस ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, और इधर साथ आ जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। ये फार्मूला ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, ये एफएससी लेवल पे भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट बता दिया, एंटी टेस्ट में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। मेरा काम है आपको कंसेप्ट बताना क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। तो इधर मैंने सिचुएशन बता दी कि अगर वेक्टर कंपोनेंट देखेंगे, वेक्टर ए का वेक्टर कंपोनेंट देखेंगे जो बी के परपेंडिकुलर है तो ये फॉर्मूला होगा। अगर वेक्टर कंपोनेंट देखना है ए का जो कि बी के पैरेलल है तो ये फॉर्मूला होगा। अगर स्केलर कंपोनेंट देखना है ए का जो कि बी के अलोंग है, पैरेलल है, वो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये हमने पॉइंट्स देख लिए। अगर अलोंग आ जाए तो फिर केस क्या होता है, ठीक है। ये हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए। ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्केलर प्रोडक्ट को देख लिया, डॉट प्रोडक्ट को हमने देख लिया, ठीक है। तो इसके एमसीक्यूज मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, बाद में बनाऊँगा टॉपिक वाइज, हर टॉपिक के अलग अलग एमसीक्यूज बना के भी अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे नोटिफिकेशन के साथ। मैं जब भी अपलोड करूं आपको वो वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।